सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा आपको नहीं लगता है कि जैसे सड़क पे चल रहे हैं और चलते चलते मुझे कहीं 1 करोड़ रुपए गिरे हुए मिल गए, या कभी ऐसा हुआ कि कहीं जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको मैंने बचा लिया और पता पड़ा कि वो तो बहुत बड़ा अरबपति आदमी था, तो अपना अपना पूरा बिजनेस प्रॉपर्टी ही मेरे नाम करके चला गया क्योंकि मैंने उसको बचाया था। भैया आज एक टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि ऐसी बातें करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर बिलियनर्स में से एक हैं श्री रतन टाटा जी, विद जीरो हेटर्स कह सकते हैं। और तलाश हो रही है उनके उत्तराधिकारी की कि कौन है उनका उत्तराधिकारी। तो क्या क्राइटेरियाज हैं उस बारे में हम बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और आपके मन में भी ये सवाल आता है कि नहीं, ये मुझे बताइए। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर बिलियनर्स में से एक हैं श्री रतन टाटा जी, विद जीरो हेटर्स। आप किसी बिजनेसमैन को पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं, पर रतन टाटा जी इकलौते ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी रिस्पेक्ट हर कोई करता है और करनी भी चाहिए। अब जितना बड़ा दिल उनके पास है, किसी और के पास थोड़ा ही है। कोई आपदा आई हो या कोई दुर्घटना हो, रतन टाटा जी सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाते हैं। और अगर आप रतन टाटा जी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो पता होगा आपको कि उन्होंने आज तक कभी शादी नहीं की। अब शादी नहीं की तो हर किसी के मन में यह भी सवाल आता है कि भैया आखिरकार रतन टाटा जी के बाद रतन टाटा जी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन होगा जो देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक टाटा सन्स, जिसकी मार्केट वैल्यू $176 बिलियन है, कौन उसे संभालेगा? क्या आपके अंदर ये योग्यता है भैया? वहीं अगर रतन टाटा जी की पर्सनल नेटवर्थ की बात करें तो पर्सनल नेटवर्थ में उनकी टोटल नेटवर्थ है 3800 करोड़ रुपीस। किसको मिलेगी भविष्य में? और इन सारे सवालों का जवाब जानना है तो ये जरूरी है कि रतन टाटा जी की जो कंपनी है, जो टाटा ग्रुप है, वो देश की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम टाटा और रिलायंस सिर्फ इन दो कंपनीज को मिला दें, सिर्फ इन दो ग्रुप्स को मिला दें, तो ये देश की इकोनॉमी में 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। और टाटा जी जो है देश के सेकेंड हाईएस्ट टैक्स पेयर कॉर्पोरेट ग्रुप हैं, जिन्होंने पिछले साल लगभग 30,000 करोड़ रुपीस का टैक्स पे किया था। 30,000 करोड़ रुपीस, कितने जीरो होते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही नहीं, ये ग्रुप देश में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला बिजनेस ग्रुप भी है। पर ये बताने से पहले कि कौन बन सकता है टाटा सन्स का अगला उत्तराधिकारी, उससे पहले आपको इस ग्रुप के बारे में कुछ और खास बातें बता देता हूं। पहले एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो बाद में टेक्सटाइल, स्ट्रीट, होटल, ऑटोमोबाइल्स, टेलीफोन्स, आईटी सेक्टर, सभी सेक्टर्स में इन्होंने अपने पांव फैला लिए। जमशेदजी टाटा ऐसे पहले बिजनेसमैन थे क्योंकि उस समय अंग्रेजों का नियम रूल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वर्कर्स को मील्स, फंड्स और लिमिटेड वर्किंग जैसी फैसिलिटीज देना शुरू किया था। उनके बाद उनके बेटे आए दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा कंपनी के चेयरमैन बने और फिर उनके बाद आए जेआरडी टाटा, जो कंपनी के अगले उत्तराधिकारी बने। उन्होंने ही 1942 में देश की पहली एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की शुरुआत की थी, जिसे बाद में गवर्नमेंट ने खरीद लिया था। और उसके बाद फिर से वापस से, अभी लास्ट ईयर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि टाटा जी ने इस कंपनी को वापस से गवर्नमेंट से खरीद लिया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। रतन टाटा जी आरडी टाटा के गोद लिए भाई नवल टाटा के बेटे हैं, है ना। अब टाटा ग्रुप में एक चीज हमेशा खास रही है, वो ये रही है कि इस ग्रुप का चेयरमैन कभी भी ब्लड रिलेशन पर डिसाइड नहीं होता है, बल्कि इस बात पर डिसाइड होता है कि जो जमशेद जी टाटा के सोशल विजन को आगे ले जाने के लायक हो वही चेयरमैन बनेगा। इसलिए अब तक जितने भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं वो टैलेंटेड होने के साथ साथ ही बहुत हम्बल पर्सनैलिटीज रहे हैं, जो हमेशा पैसों के ऊपर सोसाइटी को वरीयता देते हैं। और इस बात का पता लगाने के लिए कि टाटा ग्रुप के लिए काबिल उत्तराधिकारी कौन है, कंपनी 20 ट्रस्टीज की एक ऑलरेडी टीम बना के रखी हुई है। ये जो ट्रस्टीज हैं ये अलग अलग फील्ड के टैलेंटेड लोग हैं, जो बिजनेस और सोसाइटी की समझ, दोनों की समझ रखते हैं। इनमें जैसे कि नाम है इनमें NA सोनावाला, NM मांझी, KB दादी सेठ, अमित चंद्रा, वेणु श्रीनिवासन। और कुछ ट्रस्टीज को छोड़कर ज्यादातर ट्रस्टीज ऐसे हैं जिनकी एज 60+ है। ये 20 लोग मिलकर टाटा ट्रस्ट को चलाते हैं, जो टाटा ग्रुप में 66% इक्विटी होल्ड करते हैं। और इन लोगों के पास चेयरमैन बनाने और हटाने दोनों की ही ताकत है। जैसा कि आपको याद होगा साइरस मिस्त्री के केस में हुआ था। मिस्त्री की बहन की शादी रतन टाटा के भाई से हुई है, पर उनका टाटा ग्रुप या फैमिली के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।
पर इसके बावजूद 2012 में टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों का चेयरमैन बनाया गया था साइरस मिस्त्री को। सबको लग रहा था कि मिस्त्री ही रतन टाटा के असली उत्तराधिकारी हैं। लेकिन फिर 2016 में क्या हुआ? 2016 में उनको ये कहते हुए हटा दिया गया कि शेयर होल्डर्स का भरोसा साइरस मिस्त्री के ऊपर नहीं है, जिसके लिए कंपनी एक टर्म यूज करती है जिसका नाम था ट्रस्ट डेफिसिट। जब खराब छवि या किसी और कारण से चेयरमैन की इमेज खराब हो जाती है और शेयर होल्डर्स का भरोसा उन पर से उठने लगता है तो इसको ट्रस्ट डेफिसिट कहा जाता है। और यही हुआ साइरस मिस्त्री के साथ। पर साइरस मिस्त्री साहब ने भी क्या किया कि साइरस मिस्त्री साहब तो अपने पोस्ट पर बने रहना चाहते थे, इसलिए उनकी कंपनीज ने टाटा ग्रुप पर मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर दिया। बाद में इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ और ये केस बाद में खत्म भी हो गया। बाद में साइरस मिस्त्री साहब के भी आपको याद होगा लास्ट ईयर कार एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई थी। यहां पर एक बात और बता दूं कि टाटा ट्रस्ट और मेन बिजनेस टाटा सन्स के बीच किसी भी तरह का मतभेद न हो, इसलिए इन दोनों का चेयरमैन हमेशा एक ही होता है। जैसा अभी रतन टाटा जी हैं, वो टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स दोनों के ही चेयरमैन है। पर अब उनकी उम्र हो चुकी 85 प्लस और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्रुप को अपना नया चेयरमैन ढूंढना होगा। अब नए चेयरमैन में जो 3 सबसे अहम नाम सामने आते हैं उनके बारे में बता देता हूं। ये है लेह टाटा, माया टाटा और नोएल टाटा। ये तीनों ही रतन टाटा के भाई नवल टाटा के बच्चे हैं, जिन्हें रतन टाटा की निगरानी में ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले लेह टाटा की बात करते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ी लेह टाटा 37 ईयर्स की है। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जय हिंद कॉलेज से की है और फिर वो स्पेन के IE बिजनेस स्कूल में मार्केटिंग में मास्टर्स की और फिर टाटा के होटल मैनेजमेंट वाले बिजनेस जो ताज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं उसकी मैनेजर के तौर पर उन्होंने 2006 में अपने करियर की शुरुआत की थी। नोएल टाटा की बात करें तो नोएल टाटा बायस बिजनेस स्कूल से पढ़ाई किए हुए हैं और उन्होंने अपने पिता नवल टाटा के साथ ट्रेंट में अपना बिजनेस शुरू किया और अभी टाटा ग्रुप के डिजिटल क्लॉथिंग ब्रांड ज़ूडियो के ओवरसीज ऑपरेशंस को ये देखते हैं। ज़ूडियो के बारे में आपको बता दूं कि ज़ूडियो वही ब्रांड है जो सारे शहरों में जबरदस्त अपने स्टोर्स खोल रहा है और रिलायंस के ब्रांड को कड़ी टक्कर दिया हुआ है। और रिलायंस ही छोड़िए, सारे ब्रांड्स, ट्रेंड्स को भी कड़ी टक्कर दिया हुआ है, बिग बाजार को भी कड़ी टक्कर, जो भी लोग क्लॉथिंग्स में हैं उन सबको बड़ी टक्कर, अच्छी टक्कर देता है ज़ूडियो, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग और मजेदार बात बताता हूं। जो नोएल टाटा हैं, इनकी शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है और मानसी किर्लोस्कर किसकी लड़की हैं? विक्रम किर्लोस्कर की लड़की है। किर्लोस्कर ग्रुप भारत में जापानीज कंपनी टोयोटा की सब्सिडरी कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर प्राइवेट लिमिटेड को भी ओन करती है और इस कंपनी में करंट CEO जो है वो मानसी किर्लोस्कर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नोएल टाटा को चेयरमैन बनाया जाता है तो आधे से ज्यादा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये लोग कंट्रोल, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कंट्रोल करने लगेंगे। खैर, अब आखिर में बात करते हैं माया टाटा की। तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी माया टाटा ने यूके में के बायस बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्होंने अपना करियर टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड से शुरू किया जो बंद होने तक टाटा कैपिटल की सबसे पुरानी प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी थी। अभी माया जो है टाटा ग्रुप की मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर रिलेशंस को देखती हैं। तीनों ही भाई बहन की अपनी अपनी खूबियां हैं और तीनों ही अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने के लिए सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है। और एक बात और आपको खास बता देता हूं कि टाटा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने सबमिशन में कहा था, क्लियरली कहा था कि उनका परिवार बिजनेस में इन्वॉल्व जरूर है पर उनके परिवार के किसी भी तरह का कोई खास अधिकार नहीं है। परिवार का सदस्य चेयरमैन बनेगा या नहीं बनेगा ये उसके टैलेंट पर डिसाइड होगा और ये जरूरी नहीं कि टाटा सरनेम वाला व्यक्ति ही इस पूरे टाटा ग्रुप का असली उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि एट द एंड कंपनी को कोई ऐसा चाहिए जो टाटा की ग्रोथ और उसके सोशल विजन दोनों को साथ लेकर के चले। वहीं बात रही रतन टाटा के पर्सनल प्रॉपर्टीज की, तो अपनी सबको पता है, ये तो जग जाहिर है कि वो अपनी इनकम का 60 to 65% चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। इस कारण से बहुत हायर चांसेस हैं कि उनके बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो उनकी चैरिटी ट्रस्ट को ही डोनेट कर दी जाए। वैसे आपको क्या लगता है टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन कौन होगा? क्या आपको भी लगता है कि टाटा ग्रुप की तरह दूसरे बिजनेस ग्रुप्स को भी अपने चेयरमैन्स को सरनेम के बेस पर नहीं बल्कि टैलेंट के बेस पर चुनने चाहिए? और ये तो हालांकि वैसे बॉलीवुड में शब्द चलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और बिजनेस में चलते आ रहे नेपोटिज्म को खत्म कर देना चाहिए? नहीं। और एक राय और हो सकती है आपकी, वो हो सकती है
कि बिजनेस भैया बनाया है बाप दादा ने बड़ी मेहनत से, तो भैया ऑब्वियस ही चीज है, उनके परिवार के लोगों का पूरा हक है उस पर। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप भी बिजनेस करते होंगे, आप भी व्यापार करते होंगे या जॉब करते होंगे, तो आप बताइए हमको कि कौन सा वाला ज़्यादा सही है। मैं मेरा पर्सनल व्यू बोलूँ तो भाई साहब की जो ज़्यादा करीब रहते हैं, हम व्यापार बनाते उन्हीं के लिए हैं। हाउएवर फिर भी सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर के आऊँगा। जो सवाल आपके मन में आते हैं उन सवालों के जवाब ढूंढ करके लेके आऊँगा अगले पॉडकास्ट में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।